Good morning, class 9. Welcome back to my channel. In last video, we have already discussed the first chapter. We are discussing the second chapter, which is force and laws of motion. And last video, we have discussing about the Newton's laws of motion, and in which we have already discussed the first law. Today, we will discuss the second law of motion. So, today's topic is Newton's second law of motion. So class, before starting the next chapter, the next topic, Newton's second law of motion, we have to understand the one topic, which is momentum. तो जब तक हमको मोमेंटम समझ में नहीं आएगा, हम सेकेंड लॉ को नहीं पढ़ सकते. ठीक है, पहले डिस्कस कर लेते हैं मोमेंटम, फिर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं. तो मोमेंटम की बात करते हैं क्लास 9. तो मोमेंटम से अगर मैं पूछूंगा आपसे कि मोमेंटम क्या होता है, तो सिंपली आप कह सकते हैं कि m into v. ठीक है, ये कोई भी डेफिनेशन बुक में आराम से आपको दिखाई देती है, m into v. ठीक है, तो बेसिकली मोमेंटम है क्या चीज़, इसको समझने की कोशिश करते हैं, है ना. एग्जाम्पल ले लेते हैं. जैसे मोमेंटम बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा, मोमेंटम इक्वल्स टू क्या होता है, m into v, और इसका सिंबल क्या होता है, स्मॉल p. बात करते हैं, इसको समझने की बात करते हैं. तो देखिए, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट m1 मास का है और दूसरा ऑब्जेक्ट m2 मास का है, तो ऑब्वियस सी बात है m2 इज ग्रेटर देन m1. अगर ये ऑब्जेक्ट मूव करते हुए आगे की ओर आ रहा है, तो ये भी ऑब्जेक्ट मूव करते हुए आगे की ओर आ रहा है, और आप यहाँ से इसको फोर्स लगा के रोकने की कोशिश करते हैं. आप यहाँ पे खड़े हैं, है ना, और इसको रोकने की कोशिश करते हैं. तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो कॉमन सेंस को भी लगा सकता है कि इस ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए जो फोर्स की हमको रिक्वायरमेंट पड़ेगी वो लेस पड़ेगी, और इस ऑब्जेक्ट को रोकने की जो फोर्स रिक्वायरमेंट पड़ेगी वो मोर पड़ेगी. अगर यहाँ पे F1 करते हैं तो F2 करते हैं, तो यहाँ से हमको दिखाई दे सकता है क्या कि F2 इज ग्रेटर देन F1. यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को इसका उल्टा भी कर सकते हैं. इसका उल्टा क्या कर सकते हैं कि अगर इस ऑब्जेक्ट को, अगर ये रेस्ट पे है और इसको मोशन में लाना है, तो हम जो फोर्स इस पर लगाएंगे वो हल्का फोर्स लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा, और इसको मोशन में लाने के लिए हमको फोर्स का ज़्यादा लगाना पड़ेगा. ये तो ऑब्वियस सी बात होगी. हमको क्या मालूम पड़ रहा है कि हमारा जो फोर्स होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, उसको रेस्ट में लाने के लिए या मोशन में लाने के लिए, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, उसके मास पे डिपेंड कर रहा है ना. एक टर्म तो क्लियर हो रहा है कि हमारा जो फोर्स है किस पे डिपेंड कर रहा है, वो मास पे डिपेंड कर रहा है. पहला चीज़, कि का मास ज़्यादा होगा तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, और मास कम होगा तो फोर्स भी हमारा कम लगेगा. सेकेंड थिंग, अगर हम दोनों के मास को इक्वल कर दें, है ना, और दोनों का मास इक्वल कर देते हैं, ये मास m1 है और ये मास m1 है, हम दोनों इक्वल हो गया. ठीक है, m1 m2 कर भी दें तो हम ऐसे लिख सकते हैं m1 इज इक्वल टू m2. तो अगर दोनों ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है, मास की बात तो क्लियर हो गया, दोनों को अगर रेस्ट पे है तो उसको मोशन में लाना, जितना फोर्स यहाँ लगाएंगे तभी ये मूव कर, नहीं फोर्स यहाँ पे भी लगाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा. बट दोनों ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है ना, और इसकी वेलोसिटी v1 है और इसकी वेलोसिटी v2 है, तो अगर मान लीजिए, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि v2 इज ग्रेटर देन v1, ये काफ़ी तेजी से मूव करते हुए आपकी ओर आ रहा है, और ये वाला बहुत स्लोली मूव करते हुए आपकी ओर आ रहा है, बहुत धीरे धीरे. कोई फुटबॉल है मान लीजिए, बहुत धीरे धीरे आ रहा है, और ये फुटबॉल है बहुत तेजी से आपकी ओर आ रहा है. तो अगर मैं पूछूंगा आपसे कि इन दोनों में से किसको फोर्स लगाने, किसको रोकने के लिए आपको फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा, तो ऑब्वियस सी बात है, आप समझ सकते हैं क्या, m2 वाले को. ये सेकेंड ऑब्जेक्ट को, मतलब फर्स्ट ऑब्जेक्ट ये है और सेकेंड ऑब्जेक्ट है, तो आप फटाक से ये आंसर देंगे क्या कि इस ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए हमको फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा. तो यहाँ पे क्या चीज़ आपने ध्यान देखा कि दोनों का मास तो इक्वल है, पर अब फोर्स हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है, उसके वेलोसिटी पे, इतनी तेज़ी से वो मूव ऑन कर रहा है कि अगर वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो फोर्स भी हमको क्या करेगा, ज़्यादा लगाना पड़ेगा. तो यहाँ से हमको एक चीज़ और मालूम पड़ गया कि हमारा जो फोर्स होता है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे. तो दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, दो टर्म्स है, जो क्वांटिटी है जिस पे हमारा फोर्स डिपेंड करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाने के लिए, वो कौन कौन सी है, उसका मास और वेलोसिटी, है ना. इस मास और फोर्स जो है हमारा इस पे डिपेंड कर रहा है, मास और वेलोसिटी पे. तो इस मास और वेलोसिटी को ही एक नया टर्म दे दिया गया है, वो हमारा क्या है, मोमेंटम.
है ना। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि हमारा जो फोर्स होता है वो एक तरीके से मोमेंटम पे डिपेंड करता है। बात क्लियर हो गई। अब देखिए, ये तो यहाँ से बात क्लियर हो गई। आप किसी भी चीज़ को इमेजिन कर सकते हैं, जैसे हम कहते हैं m/v, है ना। तो m/v क्या, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है ना, तो अगर हम उसको, जैसे कोई क्रिकेटर है, वो बॉल को हिट कर रहा है और बॉल इतनी दूर जाके गिर रही है, यहाँ से बॉल स्ट्राइक की और यहाँ से मूव करते हुए यहाँ जाके बाउंड्री लाइन के बाहर जाती है। तो आप ये सोचिए कि इसके पास मास तो होगा, मास यहाँ पे भी है, मास यहाँ पे भी है, मास यहाँ पे भी है, मास यहाँ पे। ऐसा क्या चीज़ हमने हमने फोर्स उसको एक ही बार लगा रहा है, कोई को यहाँ से अगर बॉल बैट से मारता है, फोर्स तो हमने एक ही बार लगा रहे हैं। तो ऐसा क्या हमने इसके अंदर प्रोड्यूस कर दिया जिसकी वजह से बॉल यहाँ से उठ के यहाँ तक पहुँच जा रही। तो हमने क्या इसके अंदर प्रोड्यूस कर दिया, वेलोसिटी। मास उसके पास पहले से था, तो हमने इसमें क्या लगा दिया, वेलोसिटी। तो इन दोनों को मिला के ही क्या टर्म बन गया हमारा, मोमेंटम। तो सिंपल वर्ड में हम लोग क्या कह सकते हैं कि हमने इसमें क्या प्रोड्यूस कर दिया, मोमेंटम। और वो भी कैसे, हमारा फोर्स को लगा के मोमेंटम प्रोड्यूस कर दिया, हमारी बॉल यहाँ से उठ के बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मोमेंटम की बात कर लेते हैं। तो मोमेंटम क्या है, m/v, ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। हमारा जो मोमेंटम है वो किस पे डिपेंड करता है, मास पे और वेलोसिटी पे। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो अगर हम उसके ऑब्जेक्ट के मास को इंक्रीज कर दें तो मोमेंटम क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। और उसी ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी को इंक्रीज कर दें तो मास भी क्या हो जाएगा, मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो अब यहाँ से एक चीज़ आप ध्यान से देख सकते हैं, तो आपको मालूम पड़ेगा क्या कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जीरो हो जाती है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है, मास उसके पास हमेशा रहेगा, मास तो कहीं जा नहीं रहा, चाहे वो रेस्ट पर हो चाहे मोशन में रहे। क्या चीज़ जा सकता है या भी आ सकता है, वो क्या है, वेलोसिटी, है ना। तो अगर ये ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है तो इस कंडीशन में हमारा v हमारा क्या हो गया, जीरो। तो अगर v हमारा जीरो हो गया तो मोमेंटम क्या हो गया, जीरो हो गया, है ना। तो यानी कि अगर कोई हमारा जो मोमेंटम है वो किस में होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट का मोशन में है, तो सिंपली वर्ड हम कह सकते हैं एवरी मूविंग बॉडी पॉजेस अ मोमेंटम। एवरी मूविंग बॉडी पॉजेस अ मोमेंटम। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव नहीं कर रही है तो उसके पास मोमेंटम नहीं होगा। अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रही होगी तो मोमेंटम उसके पास होगा। ये क्यों है, मैं क्यों बता रहा हूँ, इस पर जोर दे रहा हूँ, ये सिंपल सा ट्रिक है। क्वेश्चन में आ गया कि ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है, इतनी मास से है और फलाना कुछ समय बाद इसका ये चीज़ हो जाता है, तो मोमेंटम क्या हो। तो अगर ध्यान रखिएगा, अगर बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, तो सिंपल वहाँ के यहाँ देखेंगे कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, वो मूव ऑन कर ही नहीं रहा है, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, मतलब क्लियर हो गई। सेकेंड थिंग, बात कर लेते हैं एसआई यूनिट की। तो एसआई यूनिट की बात कर लेंगे। एसआई यूनिट, तो मास का यूनिट क्या होता है, केजी, और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। तो एसआई यूनिट ऑफ द मोमेंटम इज केजी मीटर पर सेकंड। क्लियर है, एकदम सिंपल सा लॉजिक है। m/v याद है तो केजी, इसके मीटर पर सेकंड, तो केजी मीटर पर। स्मॉल सा टॉपिक था, ठीक है। स्मॉल सा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, और क्वेश्चन क्या है, मैं आप ये आपके स्क्रीन पे मैं आपको लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन है, ठीक है। उसको फटाक से इसको फटाफट आप सॉल्व कीजिए और कमेंट में अपना आंसर फटाफट कीजिएगा। मैं तुरंत आपको देखूंगा और आपको रिप्लाई करता हूँ। ये क्वेश्चन है, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए, चलिए देखते हैं किसका आंसर सही आया है। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमने क्या कहा था, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो हाँ, मोमेंटम अब क्लियर हो गया। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। मतलब हमको मेन चीज़ तो सही है, डेफिनेशन आई मीन तो भी डेफिनेशन गलत नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या चीज़ था कि हमको मोमेंटम को समझना कि हम एक्चुअली में बात किसकी कर रहे हैं। सेकेंड लॉ की बात कर लेते हैं न्यूटन्स के। तो फर्स्ट लॉ तो आपको याद ही होगा। फर्स्ट लॉ क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट will remain in rest and in motion will remain in uniform motion in a straight line unless and until the force applied on it। ये कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, स्ट्रेट लाइन में अगर किसी उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता है। सेकेंड लॉ किस पे डिपेंड करता है, ऑब्वियस सी बात है, मोमेंटम। मोमेंटम पढ़ रहे हैं तो मोमेंटम भी डिपेंड करता है। तो अकॉर्डिंग टू
न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट्स। यानी कि क्या, अच्छा एक चीज और यहाँ पे क्लास 9 आप कभी भी साइंस की बात कर लेता हूँ और सब्जेक्ट में भी होता ही है, कभी भी आप साइंस में पढ़ते हैं फिजिक्स या केमिस्ट्री में कहीं पे भी, अगर कहीं पे भी बात करता है रेट, RATE, मैंने आपको बताया भी है फिर से मैं बता दे रहा हूँ, उसका मतलब क्या होता है, हम बात कर रहे हैं टाइम के कंपैरिजन। रेट का मतलब ये होता है, यहाँ हम बात कर रहे हैं टाइम, यानी रेट का मतलब टाइम के हिसाब से उसका क्या चीज़ चेंज हो रहा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी मोमेंटम चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो अब रेट का भी हम नॉर्मली देखिए, अगर हम कोई सामान खरीदने जाते हैं तो हम क्या पूछते हैं, भाई इसका क्या रेट है। तो हम ये पूछते हैं क्योंकि हम मान लेते हैं ऐसे कि कोई आलू ही लेना है तो हम पूछते हैं क्या क्या रेट है। तो ये पूछते हैं क्योंकि भाई कल हो सकता है 10 रुपये किलो था, आज 20 रुपये किलो हो गया। तो क्या चीज़ रेट जो उसकी जो प्राइस है बदल रही है, किसके कंपैरिजन में, टाइम के कंपैरिजन में। कल का डेट कुछ और था, ठीक है, कल की डेट कुछ और थी, आज की डेट कुछ और है ना। तो हमने पूछते क्या है रेट, तो हम क्या चीज़ उसके प्राइस को कंपेयर कर रहे हैं किससे, टाइम से। रेट का मतलब ही क्या होता है, हम कंपेयर किससे कर रहे हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में क्या बदल रहा है। सेकेंड लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट, टेक प्लेस इन डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ठीक है, अभी हम लोग कब सब देख ही रहे थे ये चीज़, हम लोग जैसे पहले वाले मोमेंटम को टॉपिक को देखिए, हम क्या कर रहे थे कि जो हमारा जो फोर्स होता है वो किस पे डिपेंड करता है, मोमेंटम पे। अब आप देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट का फोर्स कितना होगा, है ना। तो हमने पहले तो ये पढ़े कि फोर्स जो है मोमेंटम पे डिपेंड करता है। तो अब हम यहाँ पढ़ेंगे क्या, कि हमारा जो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो फोर्स होता है वो बढ़ेगा कि घटेगा, तो किस पे डिपेंड करता है, उसके मोमेंटम की चेंजमेंट की वजह से। यानी लिखेंगे क्या, चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम, टाइम टेकिंग कर लीजिए, है ना। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो अगर मोशन में है तो ऑब्जेक्ट पास से रेस्ट में होगा तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो फोर्स भी मार क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लग रहा है वो किस पे डिपेंड करता है, उसके मोमेंटम के चेंज पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर मोमेंटम का फॉर्मूला हमने पीछे पढ़े हैं, वो क्या पढ़े हैं, m/v। ठीक है, तो मोमेंटम चेंज हो रहा है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, यहाँ से मूव करके यहाँ तक जा रहा है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी, यहाँ पे मास m होगा, यहाँ पे भी मास क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। यहाँ पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, स्मॉल u, और यहाँ वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v, यानी कि फाइनल वेलोसिटी। ये तो सबको याद है ये चीज़ ना, क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी एंड ये क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी। तो देखिए फोर्स की बात कर लेते हैं, तो फोर्स किस पे डिपेंड करता है, चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज निकालना होगा तो यहाँ मोमेंटम क्या हो जाएगा, m/v, और यहाँ मोमेंटम क्या हो जाएगा, m/u। तो कितना चेंज हुआ होगा तो क्या निकालेंगे, mv माइनस का mu। ये कैसे mv क्यों किया, mv पहले क्यों आया, क्यों आया, तो बहुत लोगों को समझ में आ गया होगा और बहुत लोगों को समझ में नहीं आया होगा, मैं उनके लिए बता दे रहा हूँ। देखो कोई चीज़ की अगर प्राइस मान लीजिए यहाँ पे 5 रुपये है, और कुछ समय बाद यहाँ पे 10 रुपये हो जाती है, 10 रुपये नहीं, मान लीजिए हम कर देते हैं 12 रुपये हो जाती है। तो आप पूछूँ कितना चेंज हुआ, तो सिंपली आप क्या करते हैं, 12 - 5 यानी कि 7, है ना। तो वही चीज़ करें तो चेंज कितना हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि एम बी माइनस एम यू अपॉन, मतलब यहाँ से यहाँ टाइम लग रहा है अभी को जाने में टी, टाइम ले लेंगे क्या T, है ना, यहाँ तक क्लियर। चलिए और सॉल्व कर लेते हैं, ये डेरिवेशन है ना, ये डेरिवेशन है। डेरिवेशन क्या होता है, डेरिवेशन बहुत लोग को पता भी होगा शायद नहीं। डेरिवेशन में मतलब उसका मतलब होता है कि फॉर्मूला को डिराइव करना, फॉर्मूला को लाना। ये फिजिक्स में जब आप पढ़ेंगे 9th में भी आएगा, 10th में भी आएगा, 11th 12th जब तक फिजिक्स पढ़ते रहेंगे तो वर्ड आपको सुनाई देगा न्यूमेरिकल्स, जो तो आप फेमिलियर हो चुके होंगे। और दूसरा हमारा क्या है, डेरिवेशन, यानी कि फॉर्मूला को डिराइव करना, फॉर्मूला को लेके आना कि फॉर्मूला कैसे बनता है, कैसे आता है। तो हम ये क्या कर रहे हैं, फोर्स का डेरिवेशन, यानी कि फोर्स का फॉर्मूला को लेके आ रहे हैं। फोर्स का फॉर्मूला क्या करता है, चेंज मोमेंटम अपॉन टाइम। ठीक है, तो मैं यहाँ तक लिख लिया, अब यहाँ से हटाएंगे, एम कॉमन ले लेंगे,
मास कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा v माइनस का u अपॉन का t। तो अब यहाँ से देखिए कुछ आपको दिखाई दे रहा है क्या? बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा। वो क्या दिखाई दे रहा है? एक्सीलरेशन, है ना। तो आपको एक्सीलरेशन का डेफिनेशन याद हो, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? v माइनस का u अपॉन t। तो वही चीज दिखाई दे रहा है, v माइनस का u अपॉन t। इस जगह पे क्या लिख सकते हैं? a। ये क्या हो जाएगा? f इज प्रोपोर्शनल टू m इंटू a। यहाँ तक क्लियर हो गया? आप देखिए ये क्या है ना, प्रोपोर्शनल साइन, जिसको मैं अभी डिस्कस के बाद डिस्कस करूंगा। ये क्या है? प्रोपोर्शनल साइन है। प्रोपोर्शनल साइन याद रखिएगा कि जब भी हम इसी कोई भी ऑब्जेक्ट को यहाँ से प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं, है ना, जब भी हम कभी भी फिजिक्स में, ऐसा ही जो साइंस में भी प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करते हैं, तो वहाँ पे हमको कोई ना कोई प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को लाना पड़ता है। ठीक है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को लाना पड़ता है। तो यहाँ से अगर हटाते हैं तो कैसे, मैं सब बताता हूँ। तो इसको हटाएंगे तो यहाँ जाएगा इक्वल टू, और यहाँ क्या आ जाएगा? कांस्टेंट जाएगा के, स्मॉल के इंटू एम इंटू ए। यहाँ तक करोगे, एक फॉर्मूला बन गया। और एक्सपेरिमेंट करके न्यूटन ने एक्सपेरिमेंट करके ये फाइंड आउट किया कि यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके पाया क्या कि हमारा जो के की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 आ रही है। कितनी? 1 आ रही है। तो उसने क्या कर दिया, यहाँ से के को वैल्यू 1 रखेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा, वहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे एफ इंटू एफ इक्वल्स टू क्या जाएगा? एम इंटू। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? अच्छा, कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे इंटरफेयर करना चाहूँगा टॉपिक से इसका हट के। दो चीज़ों को जान लीजिए क्लास 9th। हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू होती है प्रोपोर्शनल, इसका मतलब होता है डिपेंडेंट ना, कि ये वैल्यू इस पे डिपेंड करती है। जैसे कि क्या, जैसे आप अपने फैमिली पे, आप अपने माँ बाप पे, क्या अपनी फैमिली पे, अपने पेरेंट्स पे क्या है? डिपेंड है ना। समझिए से जुड़ा हुआ होता है। जैसे आपके और रिलेशन वाले होंगे, जहाँ पे भाई कजिन्स भाई वगैरह होंगे, वो भी क्या है? आप पे डिपेंड करते हैं। डिपेंड कैसे करते हैं? तो हमारा जो डिपेंडेंट होता है ना, वो दो तरीके का होता है। हमारा जो डिपेंडेंस होता है, हम किसी भी चीज़ पर कैसे डिपेंड करते हैं, वो दो तरीके की होती है। एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, इसे प्रोपोर्शनल साइन होता है ना, ये जानते हैं। एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और एक होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसको रब कर दो। हाँ? अगर इसको समझना होगा वीडियो पीछे बैक करके देख लेगा, तो समझ लेगा प्रोपोर्शनल साइन को। तो दो टाइप के प्रोपोर्शनल साइन होते हैं, एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एक होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? जैसे कह लिखते हैं कि x इज, एक ऐसे लिखा रहता है, x इज प्रोपोर्शनल टू y, पढ़ा जाएगा, उसको पढ़ेंगे। और यहाँ पढ़ लेते हैं x इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन z। ये लिखने का तरीका हो गया, सिंपल वही है, कॉमन वर्ड हो गया। x इज प्रोपोर्शनल टू y और x इज प्रोपोर्शनल टू 1/z। और जब इसको पढ़ते हैं तो क्या पढ़ेंगे? x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द y, यानी x और y के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, एकदम डायरेक्ट सीधा रिलेशन है, जैसे कि आप और आपके पेरेंट्स के बीच में। मतलब क्या कि अगर x की वैल्यू बढ़ती है ना, x की वैल्यू बढ़ती है तो y की वैल्यू भी क्या करेगी? बढ़ेगी। अगर y की वैल्यू घटती है तो x की वैल्यू क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। सिंपल सी लॉजिक है कि अगर आपके पापा की वैल्यू मार्केट में, या आपके पापा की वैल्यू, या आपके पापा की पैसा बढ़ता है, तो आपका पैसा भी क्या करेगा? बढ़ेगा, है ना। अगर आप अपने स्कूल लाइफ में या कहीं पे अच्छे करियर में अपना ग्रोथ दिखाते हैं, या फिर आप सक्सेस पाते हैं, जो पॉपुलर होते हैं, तो आपके पापा की पॉपुलरिटी भी क्या करेगी? बढ़ेगी। अगर किसी एक की वैल्यू, अगर आप कहीं अच्छे काम नहीं करते, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, तो आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होती है, तो आपको प्रॉब्लम होगी तो किसको प्रॉब्लम होगी? आपके पापा को भी प्रॉब्लम होगी।
तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्ट पूछता है, पहला चीज हो गया। दूसरा होता क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सिंबल में कोई चेंजमेंट नहीं है, ठीक है, सिंबल में कोई चेंजमेंट नहीं है, तो क्या पढ़ेंगे, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z, यानी x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z। क्या 1/z हो गया तो 1/z नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे क्या, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z, यानी x और z में उल्टा रिलेशन है कि अगर x की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो z की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ठीक, इसका उल्टा भी है क्या, अगर x कि अगर z की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो x की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है, इसका एक लॉजिकल सा आंसर एग्जाम्पल दे सकता हूँ, जैसे कि नॉर्मली होता भी है जनरल फैमिली के अंदर कि अगर मान लीजिए आप है और आपके कोई दूर का रिश्तेदार भाई बहन है, जैसे होता भी मौसा का लड़का या लड़की कोई भी, ठीक है, तो कोई आपको समझाने की समझा रहा है, उसमें क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कि अगर आपके परसेंटेज 90% आता है और दूसरे का नहीं आ रहा, हाँ, अगर आपका परसेंटेज बढ़ता है, वैल्यू बढ़ती है कि आप भाई लड़का बहुत अच्छा है या लड़की बहुत अच्छी है, तो ऑब्वियस सी बात है दूसरे अपने आपके कजन के क्या होता है, वैल्यू घटती है फैमिली में, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। और ठीक इसका उल्टा भी होता है कि अगर वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है या अच्छी है तो आपकी वैल्यू क्या होती है, अपने आप घटती है। तो सिंपल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो ये क्या होता है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, वैसे प्रोपोर्शनल। सेकेंड चीज यहाँ क्या ध्यान रखनी है कि प्रोपोर्शनल और इक्वल टू में डिफरेंस होता है, कि अगर हम ये लिखते हैं कि x इज प्रोपोर्शनल टू y, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं होता है कि x इज इक्वल टू y हो, कभी नहीं होता है ना, x इज इक्वल टू y कभी नहीं होगा। जैसे क्या कि कोई तराजू होता है ना, हम कोई वेट तोलते हैं, तो अगर प्रोपोर्शनल है कि अगर हम यहाँ वेट बढ़ाएंगे, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो कभी आपने देखा होगा क्या करता है कि आप यहाँ पे वेट, हम कोई वेट रखते हैं, तो अब यहाँ पे मान लीजिए हमको सब थोड़ा कम लेना है, सब्जी यहाँ रखते हैं, तो इसको बराबर करने के लिए सब्जी वाला क्या करते हैं, यहाँ पे कोई कोई पत्थर या कोई चीज़ रख देता है वेट, है ना, ताकि ये दोनों क्या हो सके, बराबर हो सके। बात समझ में आ रही ना, बात समझ, यहाँ पे हमको 1 kg का रखा, वेट रखा, और हमको ये कितना चाहिए, ये चाहिए 750 ग्राम, 750 ग्राम चाहिए। तो अब वो 750 ग्राम का तो कोई हमारे पास वैसा कोई सिस्टम होता नहीं है, तो वो यहाँ पे क्या करता है, 250 ग्राम का कोई मशीन रख देता है, कोई वेट रख देता है, ताकि क्या कर सके, इन दोनों को इक्वल कर सके। समझ में आ रहा है ना, तो ये चीज़ क्या है, ये सिंबल है, ये मान लीजिए y है और ये हमारा क्या है, x है, और ये चीज़ जो है ना, जब तक ये नहीं रखेगा तो ये आपस में इक्वल नहीं होगा। तो ये चीज़ है ना, एक तरीका हमारा क्या है, कांस्टेंट। तो जब भी हमको इस प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करके x इज इक्वल टू करना होगा, तो यहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट को हमको लाना ही पड़ता है, तब जाकर हम कह सकते हैं कि अब ये इसके इक्वल। याद रखिएगा कि इसका ये मतलब कभी नहीं होगा जब तक यहाँ पे कोई कांस्टेंट ना आ जाए। हाँ, जैसे कि अभी हम लोगों ने क्या चीज़ देखा था, मैं सब समझाते रहा हूँ, बहुत अच्छे से देखिएगा। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, f इज प्रोपोर्शनल टू m इंटू ए, ठीक है। रिमूव करने के बाद न्यूटन्स ने क्या किया, f यहाँ कांस्टेंट लगाया k m इंटू ए। प्रैक्टिकल करने के बाद ये मालूम भले हमको पड़ गया कि जो k की जो वैल्यू है वो 1 है, तो हमने यहाँ पुटअप कर दिया और हमने कह दिया f इज इक्वल टू क्या, m इंटू ए। पर हर बार जैसे हम लोग आगे ग्रेविटेशन पढ़ेंगे तो वहाँ देखिए फॉर्मूला क्या होता है, एफ इज, इसका फॉर्मूला मैं समझा दे रहा हूँ, वहाँ पे एग्जाम्पल क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। तो जब यहाँ से ये साइन हटाएंगे तो ऑब्वियस फिर कॉन्स्टेंट लेके आएंगे, यहाँ पे होता है f इक्वल टू क्या, g m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। तो यहाँ पे g की वैल्यू 1 नहीं है, यहाँ पे एक कांस्टेंट की एक वैल्यू है, उसको हम रटते हैं 8 पॉइंट समथिंग होता है, उसको रटेंगे और यहाँ पे पुटअप करेंगे। तो यहाँ से जी हम हटाएंगे नहीं, बट यहाँ पे क्या है, k की वैल्यू 1 आ रही है तो उनके को यहाँ रिमूव कर दी। समझ में आ गया सारा चीज़ें, कॉन्सेप्ट समझ में आ गई, कैसे हम हटाते कैसे नहीं हटाते हैं। तो बीच में एक एक्स्ट्रा नॉलेज आ गया आप लोग के लिए, क्योंकि अभी ये समझ में आ जाएगा ना तो 9, 10, 11, 12 कहीं पे भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। चलिए, तो फॉर्मूला हम लोगों ने क्या ड्राइव कर दिया क्लास 9, एफ इज इक्वल टू क्या, m इंटू ए,
यानी किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगाते हैं, कितना फोर्स हम उस पर लगा रहे हैं, वो दो चीज़ पे डिपेंड करता है, उसके मास पे और उसके एक्सीलरेशन पे, क्या डायरेक्शन वेलोसिटी चेंज हो रही है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं एक्सीलरेशन की। यहाँ से क्या हो जाएगा, ए निकालना होगा तो एफ अपॉन एम हो जाएगा, एफ अपॉन एम। तो अब देखिए यहाँ से इक्वल टू हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, प्रोपोर्शनल आ जाएगा। तो यहाँ से मुझे क्या मालूम पड़ रहा है, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, तो हमने हटा दिया। और क्या, ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एम। यानी क्या, किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हम फोर्स बढ़ाएंगे तो एक्सीलरेशन में क्या करेगा, बढ़ेगा। और किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन अगर घट रहा है तो फोर्स भी क्या जाएगा, है ना बात। दूसरी चीज यहाँ पे क्या है, इनवर्स रिलेशन है। किसी भी ऑब्जेक्ट के अगर मास को अगर हम कम कर देते हैं तो उसका एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और किसी भी ऑब्जेक्ट का मास को इंक्रीज कर देंगे तो एक्सीलरेशन हमारा क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। बात क्लियर हो गई। किसी को अगर डाउट होगा कि हम असल एक्सीलरेशन क्या होता है, फिर हमको समझ में नहीं आया है, तो मैंने बहुत लोगों को समझाया भी है, तो आप मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, तो फिर मैं क्या करूँगा, उसका एक स्मॉल सा वीडियो बना दूंगा, मुश्किल से 5 मिनट का रहेगा, तो आपको एक्सीलरेशन हमारा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपको क्या मालूम पड़ रहा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है और हम चाहते हैं कि उसका एक्सप्रेशन चेंज हो जाए, यानी कि इंक्रीज करे, हमको क्या करना होगा, उसके मास को कम कर देंगे, तो क्या वो इंक्रीज कर जाएगा, या फिर हम उसे फोर्स पे बढ़ा देंगे। और समझ में आ गई ना, ये सारी चीज़ें हैं सिंपल सिंपल। फोर्स की बात कर लेते हैं, तो ऐसा बात करते हैं किसकी, एसआई यूनिट की। The SI unit of force is न्यूटन, जो है इनके साइंटिस्ट का नाम है, और सिंबल क्या होता है, कैपिटल एन, है ना। जैसा लिखा हो कहीं पे, अब लिखना है किसी को फोर्स लगा रहे हैं 10 न्यूटन, है ना, किसी पे फोर्स लगा रहे हैं क्या, 11 न्यूटन, 110 न्यूटन, तो हम फोर्स को किसका मेजरमेंट करते हैं, न्यूटन का। अच्छा, न्यूटन किसके बराबर होता है, आप कहते हैं 1 न्यूटन। अगर ये देखते हैं तो मेरा आपका तो नीचे लिखा है, हम बोलते हैं फोर्स प्लस टू 1 न्यूटन है। इसका मतलब क्या हो गया, मास कितना होना चाहिए, 1 कब आएगा, अच्छा ये फोर्स हमारा 1 कब आएगा, डिफाइन करना हो 1 न्यूटन, तो क्या हो सकता है, फोर्स हमारा 1 न्यूटन कब होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट है अगर उसको हम फोर्स लगाते हैं और हम कहते हैं 1 न्यूटन का हम फोर्स लगा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि जो ऑब्जेक्ट हम जिस पे फोर्स लगा रहे हैं उसका मास कितना होना चाहिए, 1 kg, तब ये 1 आएगा। एंड सेकेंड थिंग, उसका जो एक्सीलरेशन है, जो उसकी स्पीड चेंज होनी चाहिए, क्या रेट पे होनी चाहिए थी, 1 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ये 1 kg का है और ये मूव कर रहा है, इसका एक्सीलरेशन क्या है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उस पर जो फोर्स हम लगा रहे होंगे वो कितने का होगा, रिवर्स पे 2 है कि कोई ऑब्जेक्ट है, मैं जो बताया हूँ, तो अगर ऑब्जेक्ट की मास 1 kg है और उसका जो एक्सीलरेशन है अगर वो 1 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर है, यानी कि इस पर जो हम फोर्स हम लगा रहे हैं या खुद अपने आप ही लग रहा है, जो भी है, फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन को बहुत अच्छे से समझिएगा, समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सारी बातें समझ में आ गई। सेकेंड लॉ की डिफिनेशन क्या है, मैं बुक से पढ़ के बता देता हूँ, वर्डिंग क्लियर होनी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी is directly proportional to the applied force and take place in the direction in which the force act। सारी बातें क्लियर हो गई। चलिए अब हमको क्या चीज़ पढ़ना है, वो सेकेंड चीज़ हमको क्या पढ़ना है, आज की क्लास में नहीं रखते हैं, क्लास 9 नेक्स्ट क्लास हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके एप्लीकेशन पढ़ लेंगे, एप्लीकेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, यानी कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को हम कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर पाते हैं या फिर अप्लाई करते हैं या देखते हैं। क्लास 9 फॉर द वॉचिंग।